हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। जी हां, आपने थंबनेल बिल्कुल सही देखा। अब आप पिछले 3 साल की रिटर्न जो है फाइल कर सकेंगे, लेकिन इसमें जो लेकिन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने इसके बारे में देख लिया होगा, नोटिफिकेशन भी देख ली होगी, नोटिफिकेशन में फॉर्म जो दिया गया है वो भी देखा होगा। हम दोबारा एक बार रिव्यू कर देंगे। इसके रिगार्डिंग हम पहले भी कंप्लीट डिस्कशन भी कर चुके हैं, किस तरीके से सेक्शन 139(8) ए लाया गया और इसका नया फॉर्म जो है ITR यू जो है लाया गया है, जो अभी पोर्टल पे एक्टिव नहीं है, लेकिन उसका जो है नोटिफिकेशन इशू कर दी गई है। मेन बात समझने वाली ये है कि ये फॉर्म कितनों को बेनिफिट देगा, कौन कौन से केस में जो है इस फॉर्म को हम यूज कर सकेंगे, और क्या इस फॉर्म के आने के बाद रिटर्न्स में जो है ITR यू में जो है फाइलिंग होगी और कितनी होगी, कितने चांसेस हैं, उसको समझना जरूरी है। राइट, इसके रिगार्डिंग बाकी चीजें तो कवर अप हो जाती हैं, लेकिन डिटेल में जाना जरूरी है कि क्या इसके पीछे रीजनिंग है इस फॉर्म को लाने के, और कब से कब तक जो है इसको हम कवर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे कई बार हमें लोन के रिगार्डिंग चाहिए होती हैं रिटर्न्स, या और पर्पज से चाहिए होती है, तो वहां पे हम कैसे कवर अप कर सकते हैं और क्या हमें इसकी कॉस्ट जो है बेयर करनी पड़ेगी। राइट, तो इसको समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि ये जो हमारा नया फॉर्म है, इसको जो है कब से कब तक जो है हम इसका यूज कर सकते हैं, कौन से ईयर से। राइट, तो हमारे को जो नोटिफिकेशन बताती है, तो नोटिफिकेशन कहती है कि हम इस फॉर्म का यूज जो है हमारा मान लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 2019-20, फाइनेंशियल ईयर 2020-21, और हमारा जो अभी खत्म हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2021-22। राइट, अब ये 3 साल हमारे इस तरीके से हमने ड्रॉ करे। राइट, अब हमें कौन से साल के लिए जो है हम इसको कहें कि हमें ये फॉर्म जो है यूज करना होगा, जो अभी हमने जैसे थंबनेल में भी लिखा कि 3 साल की फाइल कर सकते हैं। राइट, अब बात ये है समझने की कि क्या इसको यूज किस तरीके से करेंगे, कौन से साल के लिए करेंगे। अभी जो ये फाइनेंशियल ईयर, इस वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए तो अभी हम नॉर्मल रिटर्न ही फाइल कर लेंगे, ठीक है ना। अभी इसके लिए नॉर्मल रिटर्न ही फाइल कर लेंगे, हमारे ITR 127 जो भी हमारी रिटर्न फॉर्म होगा हम उसको फाइल कर देंगे। तो इसके लिए तो हमें ITR यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको तो हम नॉर्मल फाइल कर देंगे। लेकिन बात ये जो फाइनेंशियल हमारा ये वाला है फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ पे 2021 और फाइनेंशियल ईयर 1920, इसका टाइम निकल चुका है। इसका टाइम निकल चुका है, ऑब्वियसली हम नहीं फाइल कर सकते इसको अब। राइट, तो अब इस केस में हमें ITR यू जो है वो टाइम पीरियड अलाउ करता है। राइट, ITR यू क्या कहता है, ये कहता है कि आप, इसमें दिया गया है कि असेसमेंट ईयर आप 1/4/2021 वाला, बेसिकली इसमें फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर 2021, और मतलब फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे हम लिखते हैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 से कहा गया कि आप इसको यूज कर सकते हो इस ITR यू को। राइट, तो हम 19-20 के और 20-21 के लिए तो जो है ITR यू के तहत रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और नॉर्मल ITR 21-22 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए नॉर्मल रिटर्न फाइल कर देंगे। ठीक है, 3 साल की पूरी हो जाएगी। बात यह है कि इसकी वजह से इसमें क्या क्या और चीजें दी गई हैं। इसमें अब हम 19-20 की कब तक कर सकते हैं, ठीक है, 19-20 की रिटर्न हम कब तक फाइल कर सकते हैं, उसमें लिखा है असेसमेंट ईयर के हम 24 महीने तक कर सकते हैं। तो हमारा असेसमेंट ईयर खत्म होगा 31/3/2021 को, फाइनेंशियल ईयर 19-20 का। ठीक है, इसके 2 साल मतलब हम 31/3/2023 तक इसको हम फाइल कर सकते हैं। राइट, हम तो अभी हमारे पास काफी टाइम पड़ा है। तो ये अगर कोई भी फाइल कर रहा है ना 19-20 की, तो उसको ध्यान से करनी है। क्यों करनी है ध्यान से, क्योंकि क्या है कि ये रिवाइज नहीं हो सकती। ठीक है, वन टाइम ही कर सकते हैं। ठीक है, और टैक्स इसमें देना होगा, ध्यान में रखना है पहले ही। आपसे अब काफी सारे ऐसे केसेस आएंगे, कई क्लाइंट अप्रोच करेंगे कि क्या हमारी प्रीवियस ईयर की रिटर्न जो रह गई थी हम फाइल कर दें, तो उनको पहले ही बता दो अब तो टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स
उसके साथ एडिशनल टैक्स भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो सब कैलकुलेशन करके जो है वहां पे अमाउंट तो आउटफ्लो तो होना ही होना है, गवर्नमेंट को अमाउंट तो जाना ही जाना है। या फिर आपका जो रिफंड था, रिफंड का क्लेम कम हो जाएगा। एक तरीके से हम पैसे का ना जाना भी तो आना ही हुआ, कॉस्टिंग में यही मेथडोलॉजी कहते हैं। तो हमें आउटफ्लो तो होना ही होना है। तो ये हमारा टाइम पीरियड है। तो हमारे पास टाइम सफिशिएंट है। अभी तो फॉर्म अभी आया नहीं है, पोर्टल पे आएगा, तो उसका टाइम 31/3/2023 तक है। तो आराम से इसको भरना है, जिस केस में भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि रिवाइज नहीं हो सकता। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये कब कब है, या तो टैक्स बढ़ेगा, ठीक है ना, हमने अभी बात करी, रिफंड कम होगा, ठीक है। नील के केस में तो भर ही नहीं सकते। अगर हम सोचे हमने रिटर्न फाइल नहीं करी थी और अब हम रिटर्न फाइल कर दें, अभी हमें जो है हमने रिटर्न फाइल नहीं करी थी, तो अब हमें टैक्स वहां पे जब हम फाइल करेंगे तो हमें टैक्स जो है देना होगा। ऐसा नहीं है कि नील की रिटर्न फाइल कर दें, नील की रिटर्न नहीं लेगा, वो टैक्स लाइबिलिटी हमारा चालान पे होगा ऐसे केसेस पे, ठीक है। तो हमें ध्यान में देना है। और दूसरी चीज, एक और चीज, हमने क्या क्या बात कर ली, एक तो टाइम पीरियड की बात कर ली कि कब तक कौन से फाइनेंशियल ईयर से कर सकते हैं, तो 19-20 फाइनेंशियल ईयर से हम कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमने ये देख लिया, 31/3/2023 तक हम इसको फाइल कर सकते हैं। दूसरी बात हमने ये कर ली कि टैक्स बढ़ेगा उस केस में, रिफंड कम होगा, और नील के केस में तो हमें ध्यान देना है कि हमारी टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी तो जाके हम इसको फाइल करेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें जो है हमारी निकल के आती हैं कि कौन कौन से केसेस में हमें जो है फाइल करना होगा। इसके बाद अगर हम एक चीज और देखें कि इसमें कौन कौन फाइल कर सकता है, तो इस थर्ड पॉइंट में हम जिसने इसमें उसमें लिखा है एनी पर्सन। एनी पर्सन में मतलब कोई भी फाइल कर सकता है, लेकिन चाहे उसने पहले रिटर्न आईटीआर पहले फाइल हुई हो, चाहे आईटीआर पहले फाइल ना हुई हो, दोनों केसेस में जो है आईटीआर यू जो है फाइल हो जाएगी। अब चौथी चीज आती है हमारी इसमें एडिशनल टैक्स की जो बात करी गई, वो एडिशनल टैक्स कितना है। एडिशनल टैक्स की जो बात है, एडिशनल टैक्स इसमें डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड। अगर हम अप टू 12 मंथ फाइल कर देते हैं, अप टू 12 मंथ फाइल कर देते हैं, तो वहां पे हमारा 25% जो है, 25% ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट, टैक्स प्लस इंटरेस्ट जो है हमारा एडिशनल टैक्स बनेगा। और अगर हम 12 से 24 महीने के अंदर फाइल करते हैं असेसमेंट ईयर खत्म होने के, तो वहां पे 50% जो है हमारा ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट जो है लगेगा, राइट। ये भी ध्यान में रखना है कि कितना हमारा बनेगा, अमाउंट कितना बनेगा, राइट। और एक बात हमने और कही थी कि ध्यान से फाइल क्यों करनी है, 31/3/2023 तक का टाइम है, क्योंकि वंस फाइल्ड कांट बी रिवाइज, रिवाइज नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें एक ही बार फाइल का मौका मिलेगा, तो हमें ध्यान से फाइल करनी है। और हम इसमें और क्या क्या पॉइंट का ध्यान रखना है, लॉस रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। इसमें सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू में इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो ही हम फाइल कर सकते हैं। और अगर आपकी असेसमेंट वगैरह शुरू हो गई है अपील में केस, उस केस में भी हम फाइल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हमारा असेसमेंट लग गई तो हम सोचे यार अब तो गवर्नमेंट ने के पास के चला गया है तो हम इसको फाइल कर दे, तो फिर फाइल नहीं कर सकेंगे, पहले ही जो है डिक्लेयर करना होगा। और आपने डिक्लेयर कर दी तो वो कंसिडर्ड हो जाएगी आपकी जो है अपनी असेसमेंट वगैरह होनी होंगी 143 143 147 जो भी होंगी 144, तो वहां पे जो है उसको कंसिडर कर लिया जाएगा। तो ऐसे केसेस में जो है हमें इसका ध्यान में रखना है। अब जो ये नोटिफिकेशन आई है उसको भी हम एक बार समझ लेते हैं कि किस तरीके से जो नई नोटिफिकेशन 48/2022 जो है 29 अप्रैल 2022 को इशू करी गई, ये बेसिकली क्या करता है, 139(8)A जो है वहां पे इंसर्ट कर लिया गया था। हमने पहले भी जो है इसको इस पे डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट में जाके जो है वहां पे देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में जो है वहां पे इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट जो है डाल दी गई है, वहां पे उस पर प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड सारी वीडियोस वहां पे मिल जाएंगी, राइट। तो वहां से आप रेफर कर सकते हैं इसकी वीडियो अपडेटेड रिटर्न की। इसमें क्या करा गया, इस नोटिफिकेशन के थ्रू रूल में अमेंड किया गया और एक नया रूल 12AC अपडेटेड रिटर्न का जो है लाया गया। उसमें बेसिकली क्या है, रिटर्न ऑफ इनकम टू फर्निश एनी पर्सन, यहाँ पे एनी पर्सन लिखा गया है, तो कोई भी पर्सन जो है इसको फाइल कर सकता है जो कि एलिजिबल होगा। वो कहाँ लिखा गया है, 139(8)A में। हमने पहले भी इसको डिस्कशन करा है, तो कौन कौन से पर्सन एलिजिबल होंगे, तो वहां पे उसके रिगार्डिंग वहां पे डिस्कशन जो है डाली गई है। तो वो कब से कर सकता है, यहाँ पे असेसमेंट ईयर जो कि 1 अप्रैल
20 से शुरू होगा, तो 1 अप्रैल 2020 से असेसमेंट ईयर 20-21 शुरू होगा, मतलब फाइनेंशियल ईयर 19-20। तो हमने वहां पे अभी चार्ट फॉर्म में डिस्कस कर लिया कि हम फाइनेंशियल ईयर 19-20 से जो है इसको यूज कर सकते हैं, और उसके बाद भी सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर हम ITR यू को जो है फाइल कर सकते हैं, राइट। ITR यू जब हम फाइल करेंगे, जैसे हमारा ITR 1 से लेकर 7 तक होती थी, तो ITR 1 to 7 तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। ITR यू जो हम अपडेट कर रहे हैं, तो वहां पे हमने फॉर्म ITR सेलेक्ट करनी होगी कि कौन सा ITR जो है इसके रिस्पेक्ट में। यहाँ पे इसमें दिया गया है कि अगर ऑडिटेड केस है तो वहाँ पे DSC के थ्रू ये जो है ITR यू फाइल होगा, और अगर नॉन ऑडिट केस है तो वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर DSC के थ्रू या फिर EVC के थ्रू जो है वहाँ पे फाइल कर सकते हैं। अदर देन ऑडिट वाले जो है वो जो है डिजिटल सिग्नेचर या नॉर्मल EVC के थ्रू जो है फाइलिंग हो जाएगी, राइट। इसके बाद यहाँ पे फॉर्म दिया गया ITR यू। ITR यू दिया गया है, इसमें बताया गया है कि कब से कब तक कर सकते हैं पर्सन जो है, कब से कब विदिन 24 मंथ्स फ्रॉम द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर फाइल कर सकता है। रूल 12AC जो अभी हमने ऊपर देखा, ये वाला रूल 12AC, इसी के बारे में बता रहा है, इसके बारे में अभी हमने देखा। तो यहाँ पे ये फॉर्म प्रिस्क्राइब करा गया है। जब नॉर्मल पैन, आधार वगैरह की डिटेल आने के बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा कि रिटर्न पहले फाइल हुई है, तो यहाँ पे हम यस कर देंगे, उसकी डिटेल डाल देंगे, एक्नॉलेजमेंट नंबर, रिसीट नंबर, ये सारी चीजें डालेंगे। फिर ये A8 में कहता है कि आप एलिजिबल हैं, आर यू एलिजिबल फॉर फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न। हम एलिजिबल हैं, तो एज पर जो कि कंडीशन 1, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रोविजो में डाली गई है 139(8)A के, उसके हम एलिजिबल हैं, इस पर यस में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे फिर वो ITR फॉर्म सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। ITR 1 to 7 जो हमारा रहता है फॉर्म, वही रहेगा। ड्रॉप डाउन में हम उसको सिलेक्ट करेंगे कौन सा फॉर्म हमारा बनता है। ITR 1 बनेगा तो 1 सेलेक्ट, जो भी जैसे हमारा पहले चलता आ रहा था सेम है। ITR व्यू में जाके जो है हम फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। अब आता है मेन, यहाँ पे रीजन क्या है, यहाँ पे हमें रीजन सेलेक्ट करना होगा। रीजन फॉर अपडेटिंग रिटर्न क्या है, कि रीजन प्रीवियसली फाइल नहीं करी थी इसलिए हम फाइल कर रहे हैं, नॉट रिपोर्टेड, हमने इनकम रिपोर्ट सही नहीं करी थी तो कर रहे हैं, रॉन्ग हेड में डाल दी थी हम, या फिर रिडक्शन ऑफ कैपिटल कैरी फॉरवर्ड लॉस की रिडक्शन कर रहे हैं, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की रिडक्शन है, रिडक्शन टैक्स क्रेडिट की रिडक्शन है, रॉन्ग टैक्स रेट सेलेक्ट कर लिया था। तो जो सा भी रीजन होगा वो हमें, जिस वजह से हम अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो वो हमें रीजन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद ये पूछेगा कि अपडेटेड रिटर्न आप कितने टाइम में कर रहे हो, 12 महीने हुए हैं या 24 महीने हुए हैं। ये किस लिए, अभी हमने देखा था ना कि जो एडिशनल टैक्स है वो इस पे डिपेंड करता है कि 12 महीने तक कर देंगे तो 25% एडिशनल टैक्स लगेगा, और 12 से 24 महीने तक करेंगे तो वो बढ़ के 50% जो है एडिशनल टैक्स लग जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे वो सिलेक्ट करता है ताकि वो अपने आप कैलकुलेट कर ले कि कितना एडिशनल टैक्स लेना है, 25% लेना है या 50% लेना है। इसलिए यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा ये अप टू 12 मंथ वाला केस है या 12 से 24 महीने वाला केस है। इसके बाद A2 वाले टैब में पूछता है कि आर यू फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न टू रिड्यूस कैरी फॉरवर्ड लॉस, रिड्यूस कर रहे हो, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, टैक्स क्रेडिट क्या रिड्यूस कर रहे हो। तो वहाँ यहाँ पे हम अगर इन तीनों में से कोई रिडक्शन कर रहे हैं, यस करेंगे। उसके बाद फिर फर्दर पूछेगा कि रिवाइज रिटर्न करी थी आपने उस असेसमेंट ईयर की, अगर रिवाइज करी थी तो यस कर देंगे कि अपडेटेड रिटर्न जो है फाइल हुई थी, क्योंकि इसको एक ही बार कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे अपडेटेड रिटर्न हम दोबारा फाइल नहीं करेंगे, राइट। वेदर अपडेटेड रिटर्न हैज बीन फाइल्ड फॉर द असेसमेंट ईयर, तो यहाँ पे अपडेटेड रिटर्न फाइल फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे, इसलिए यहाँ पे नो आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये सिलेक्शन वाला पार्ट आ जाता है। इसके बाद हमारा पार्ट बी शुरू हो जाएगा। पार्ट बी इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे हम अपना डिक्लेरेशन करेंगे कि क्या इनकम हम एडिशनली जो है अब डाल रहे हैं, हम इनकम को एनहांस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम डालेंगे कि कौन से हेड ऑफ इनकम में जो है हम अपनी एडिशनल इनकम, मान लो पहले हमने इनकम डाली थी 10 लाख, अब हम उसको 5 लाख की हमारी इनकम रह गई थी, तो हम 5 लाख की जो एडिशनल डाल रहे हैं, जब 10 और 5 15 जो है हमारी रह जाएगी, तो हम जो 5 एडिशनल है वो यहाँ पे डालेंगे एडिशनल इनकम में, हेड ऑफ इनकम एडिशनल इनकम। यहाँ पे हमें एडिशनल इनकम का अमाउंट डालना है 10 और 5, टोटल कितनी 15, तो हम 5 डालेंगे, जो उनसे भी ऐड की होगी, सैलरी की होगी, हाउस प्रॉपर्टी की होगी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, ये हमारे 5 हेड ऑफ इनकम की जो इनकम होगी वो डालेंगे। तो यहाँ पे टोटल एडिशनल इनकम आ जाएगी 5 लाख वाली, राइट। अब यहाँ पे कहेगा टोटल इनकम एज पर द वैलिड रिटर्न, तो यहाँ पे प्रीवियस रिटर्न में हमने कितने डाली थी 10 लाख, तो यहाँ पे 10 डाल देंगे तो टोटल इनकम आ जाएगी। तो उसके हिसाब से जो है यहाँ पे अमाउंट निकल के आ जाएगा, अमाउंट पेबल हमारा कितना बन रहा है, ठीक है, टैक्स निकल के आ जाएगा। यहाँ पे फर्दर कहता है 4th पॉइंट में अमाउंट रिफंडेबल, रिफंड वाला केस भी हो सकता है, अगर रिफंड का रिडक्शन होगा तो हम ITR यू यूज कर सकते हैं, रिफंड को बढ़ा नहीं सकते, घटा सकते हैं। बेसिकली सिर्फ ये ध्यान में रखना है जहाँ पे गवर्नमेंट का फायदा है वहां पे हम इसको यूज कर पाएंगे, अदरवाइज इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो अमाउंट पेबल ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट वैलिड रिटर्न कितना बन रहा था, तो फिर यहाँ पे रिटर्न रिफंड का आएगा, रिफंड क्लेम एज पर
लास्ट वैलिड रिटर्न। तो हमारा कितना था टोटल रिफंड इशूड एज पर लास्ट वैलिड रिटर्न, ठीक है, ये सारी डिटेल यहाँ पे जाएगी। फीस फॉर डिफॉल्टिंग इन द रिटर्न, यहाँ पे फीस की भी बात रहेगी कि हमने पहले ही बात करी कि हमारी वहाँ पे जो है एडिशनल जो है लाइबिलिटी इंकर्ड होगी जब हम आईटीआर जो है यू फाइल करेंगे। रेगुलर असेसमेंट टैक्स कितना था, एग्रीगेट लाइबिलिटी हमारी कितनी बन के आती है, रिफंड का केस है, इन केस ऑफ रिफंड टू बी इशूड, रिफंड हैज नॉट बीन इशूड, तो यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे हमें भरनी होगी। एडिशनल इनकम टैक्स लाइबिलिटी, एडिशनल इनकम टैक्स लाइबिलिटी कितने पे, अपडेटेड इनकम, जो हमने 5 लाख इनकम अपडेट करी है उस पे एडिशनल इनकम कितनी आई है, एडिशनल इनकम टैक्स लाइबिलिटी कितनी आई है, नेट अमाउंट पेबल, टैक्स पेड अंडर सेल्फ असेसमेंट। तो ये सारी इसके बाद हमारा मेन पार्ट आ जाता है यहाँ पे टैक्स पेमेंट ओनली एज पर अपडेटेड रिटर्न। तो हमारी यहाँ पे क्योंकि मैंने बताया ना कि टैक्स की लाइबिलिटी तो यहाँ पे आएगी ही आएगी, तो यहाँ पे हमारा टैक्स लाइबिलिटी ओनली एज पर, तो हम यहाँ पे चालान की डिटेल डाल देंगे कि हमने ये टैक्स पेमेंट करी है, ठीक है, यहाँ पे अपडेटेड वाली डालेंगे, यहाँ पे टैक्स पेमेंट वैसे वाली डालेंगे। डिटेल ऑफ द पेमेंट ऑफ द एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट रेगुलर असेसमेंट क्रेडिट, जिसका क्रेडिट फॉर द ऑफ व्हिच हैज नॉट बीन क्लेम इन द अर्लियर रिटर्न, जिसका हमने क्रेडिट नहीं लिया। ये तो हो गई अपडेटेड रिटर्न का जो भर रहे हैं। ये ऐसा जिसका एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट वगैरह हम जो हमने जमा कराया था जिसका हमने पहले क्लेम नहीं किया, तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे, इस अमाउंट पे यहाँ पे डाल देंगे। तो ये फिर उसके बाद 15 नंबर पॉइंट पे हम अगर हमारी कोई रिलीफ है, सैलरी वगैरह के रिलीफ रह जाती है ना, रिलीफ अंडर सेक्शन 89, हमने अगर कोई क्लेम नहीं करी तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे नॉट क्लेमिंग इन द अर्लियर रिटर्न। तो यहाँ पे आ जाएगा रिलीफ फॉर द सेम इज नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 143 140 बी सबसेक्शन 2। उसके बाद हम ये अपनी एक्नॉलेजमेंट देके, तो ये सारा हमारा इस तरीके से आईटीआर यू की हमें फाइलिंग करनी होगी। मेन बात समझने वाली ये है कि इसका पीरियड जो है हमारा फाइनेंशियल ईयर 19-20 से शुरू हो जाएगा, टैक्स लाइबिलिटी बढ़ेगी, फाइल करेंगे 25% और 50% जो हमें एडिशनल टैक्स पे करना होगा। एक ही बार इसको हम फाइल कर सकते हैं, लॉस के केसेस में नहीं कर सकते, अगर असेसमेंट वगैरह शुरू हो गई है तो भी नहीं कर सकते। ये सारी हमने पिछली भी जानकारी ली थी, लेकिन जो नोटिफिकेशन आ चुकी है इसको भी जो है रेफर करना जरूरी था। तो इसके बाद हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन से केसेस में जो है हमें इसका यूज करना है कि नहीं करना, राइट, यूज करना है। अब हमने रिटर्न फाइल करनी ही भूल गए, राइट, हमारा मान लो लोन है, हमारे रिटर्न फाइल करनी, तो वहां पे हमारी एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होगी। क्लाइंट को पहले ही बता देना भैया टैक्स अब तो टैक्स होगा, ऐसा नहीं सोच के बैठना कि 5 लाख से नीचे इनकम है, वो सारी चीजें थी आपका टैक्स लाइबिलिटी। तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है, अब आप आईटीआर यू फाइल कर रहे हो तो यू के हिसाब से जो 139(8)(a) के प्रोविजन है वो इफेक्ट में आएंगे और वहां पे पेमेंट करनी पड़ेगी, राइट। तो यही इसी डिस्कशन के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।